चलो अभी ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो अपन देख लेते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट के। See, this is a very nice question. Mr. Rachit purchased a new house and after some time he shifted to his new house. He was regularly filing his income tax return but he did not update his address with the income tax department. The income tax department sent a show cause notice to Mr. Rachit whereby the time limit for reply was 15 days from service of notice. From service of Notice. the notice was properly sent by registered post to his address which was in the records of income tax department. तो registered post है, address है. The notice reached at old house and the present owner of the house refused to accept that notice. After a certain period, the income tax department took up penal action against Mr. Rachit. He requested the department that he should not be charged as he did not receive the said notice. Advise in terms of the provisions of General Clauses Act whether sending of the show cause notice by the income tax department would be considered proper service of notice. Yes or no? Give your answer with reference to the provisions of General Clauses Act 1897. ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा 5 मार्क का, 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है. वापस से इस क्वेश्चन को पढ़ो. पढ़ना, क्वेश्चन वापस से पढ़ दो. वो तो हमको भी पता है बट आंसर कैसे लिखने का वो इम्पोर्टेंट है. हाँ, रीड किया तुम लोग को, क्वेश्चन समझा. दिस इज अ सेक्शन 27 का दिस थिंग. एक काम करो, ये क्वेश्चन के लिए तुम लोग कुछ लाइन छोड़ दो, क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले अभी आंसर लिखते हैं. इसका फोटो ले लो चाहिए तो क्वेश्चन का, ठीक है. क्वेश्चन घर पे जाके लिखना. ये MTP है, मैं इसका PDF भी शेयर करूंगा. पहले तुम लोग ये क्वेश्चन के लिए कितना 12-15 लाइन छोड़ दो. ये लाइट बंद करो ना रंगा जी. अभी दिख रहा है? मैं एक और बार जूम करता हूँ, जूम करके भी दे दूँ, ठीक है. बराबर. नहीं तो एक काम करो ना, उल्टा करना. अभी मैं आंसर डिक्टेट कर रहा हूँ, आंसर लिख दो, बाद में क्वेश्चन लिख देना, वैसे करते. वरना फिर क्वेश्चन में कितना लाइन वगैरह सब रहेगा, तो पहले आंसर लिख दो. चलो आंसर लिखो, मैं लिखवाता हूँ. लिखो. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 of General Clauses Act 2000 नहीं 2000 क्या, सॉरी 1897 कॉमा, अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ. वेयर एनी लेजिस्लेशन where any legislation or regulation requires any document
to be served by post, comma, then unless a different intention appears, comma, the service shall be deemed to be effected, by, उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 करके लिखो, प्रॉपरली एड्रेसिंग पॉइंट नंबर 2 नीचे लिखना, प्रीपेइंग पॉइंट नंबर 3, अच्छा प्रीपेइंग के बाजू में एंड लिखो, एंड नीचे लिखो पॉइंट नंबर 3, पोस्टिंग नीचे लिखना पॉइंट नंबर 3 में, पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, समझ में आया? नहीं, इतना देखिए तुम लोग ने वो 3 कंडीशन लिख दिया, जो अपन ने 3 कंडीशन सीखा था ना, याद आ रहा है तुम लोग को? जनरल क्लासेस एक्ट के अंदर अपन ने 3 कंडीशन सीखा था। ये देखो, सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विथ प्रॉपर एड्रेस एंड प्री पेमेंट, बराबर। चलो कंटिन्यू करके लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, फर्दर यहां पर ना एक केस लॉ आता है कि अगर लैंडलॉर्ड के ऊपर हम लोग ने कोई भी नोटिस डाला है, ठीक है, तो वो मान लिया जाएगा कि वो नोटिस सर्व हो चुका है। जैसे देखो, अब वो पुराने घर में नहीं रह रहा था, ठीक है, तो बट उसकी नोटिस तो वहीं पर गई थी ना। आर यू गेटिंग? लिखो, फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट in case of Jagdish Singh वर्सेस, कैसे लिखोगे? जगदीश सिंह वर्सेस ऐसे लिखते हैं, VS, ठीक है, वर्सेस नथु सिंह, NATTHU, नथु सिंह, कॉमा, where a notice is sent, SENT, sent to the landlord, and the same is returned by the tenant with an endorsement of refusal, comma, it will be presumed that the notice has been served. अब देखो यहां पर ना इन लोग ने क्या किया, ये केस लॉ का रेफरेंस कैसे लिया कि प्रेजेंट ओनर ने ना बोल दिया
वो बोला कि नहीं मैं नोटिस एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो प्रेजेंट ओनर करंटली इज एक्टिंग एज अ टेनेंट, ठीक है। तो ये केस लॉ अपन ने यहाँ पर रिफर किया, ये मैंने नहीं रेफरेंस दिया, मैं आईसीआई के आंसर में लिखा है, ठीक है। तुम लोग को केस लॉ याद नहीं आ रहा है तो भी तुम लोग को इसका आंसर तो पता ही है कि रचित के ऊपर नोटिस सर्व कर दी गई है क्योंकि बेसिक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। तो यहाँ पर देखो केस लॉ का रेफरेंस कैसे लिया इन लोगों ने कि अब अगर नए ओनर ने या टेनेंट ने रिफ्यूज कर दिया नोटिस एक्सेप्ट करने से तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो नोटिस इनवैलिड है, ठीक है। रचित वहां पर नहीं था ना, द ओनर। तो इसका मतलब अगर टेनेंट को कोई नोटिस दे गई है और अगर वो रिफ्यूज करता है या अगर वो एक्सेप्ट करता है, वो नोटिस किसके ऊपर मान ली जाती है? ओनर के ऊपर। जैसे देखो मैं अभी जहाँ पर रहता हूँ मैं भाड़े पे रहता हूँ, मेरा घर बन रहा है, तो मैं जिसके घर पे रह रहा हूँ अगर उसके ऊपर कोई नोटिस आई, वो नोटिस मैंने बोल दिया मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो नोटिस इनवैलिड है। नोटिस तो सही जगह पर आई, सही एड्रेस पे आई, रजिस्टर्ड पोस्ट से आई, उन लोग ने फीस भी भरा है, मुफ्त में थोड़ी चंदा मांगने थोड़ी आया है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मतलब वो नोटिस वैलिड ही मान ली जाएगी। रचित कैन नॉट से कि मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं था। इज दिस क्लियर? चलो ये तुम लोग ने जो अभी लिखा ना इसको प्रोविजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन। अभी तुम लोग क्या लिखोगे? फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। चलो लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन छोड़ के लिखना, इन द गिवन केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट sent the show cause notice sent the show cause notice by a registered post at the address which was in the records of the income tax department. Full stop, continue. Hence it was a proper service of notice. Full stop. Further, refusal by current owner of the house to accept the notice will not amount to that the notice was not properly served by the department. लास्ट पैराग्राफ में लिखोगे, it was the duty of Mr. Rachit to update his address full stop. Therefore income tax department is correct in its decision. ठीक है। अब देखो एक कितना चिंदी क्वेश्चन आया था एमटीपी में 4 मार्क के लिए। क्या पूछा है? अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स
arose among the financial executive and accountant of a company. Both were having different arguments regarding the meaning of financial year and calendar year. What is the correct meaning of financial year under the provisions of General Clauses Act and how it is different from the calendar year? Financial year कब start होता है और कैलेंडर ईयर, इसमें क्या कंफ्यूजन है? ऐसा चिंदी क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स के लिए, बट वो लिखने को भी आना चाहिए कि कैसे लिखना है, ठीक है? तो वो मैं तुम लोग को यहाँ पर बताता हूँ. देखो यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज 21 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट, financial year shall mean the year commencing on the first day of April. वाह वाह, हमको पता ही नहीं था. The term year has been defined under section 3 clause 66. अच्छा, जनरल क्लॉजेज एक्ट में मैंने तुम लोग को बोला था कि सेक्शन 2 नहीं होगा, बट जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो जनरल डेफिनेशंस दिए वो सेक्शन 3 में आते हैं. कहाँ पर आते हैं? सेक्शन 3. As a year reckoned according to the British calendar, thus as per the general clauses act, year means calendar year which starts from January to December. Difference between financial year and calendar year. ठीक है, financial year starts from first day of April but calendar year starts from first day of, ऐसा 4 मार्क के लिए. बट फिर भी पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे कुछ भी अनाप शनाप लिख के आते हैं. इतना ही लिखना है 4 मार्क के लिए. तुम बीकॉम के आंसर की तरह पूरा पेज भर के मत आना. समझ में आया? तो ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चंस जहाँ सी जनरल क्लॉजेज और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में ना क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, लेजिट सिंपल. अब देखो, अभी तक मैंने तुम लोग को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ाया नहीं, फिर भी मैं तुम लोग को उसका एक क्वेश्चन बताता हूँ. देखो यहाँ पे देखो क्या पूछा है क्वेश्चन. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द 2 words मीन्स एंड इंक्लूड्स इन डेफिनेशन व्हाइल इंटरप्रिटिंग सच डेफिनेशन. ओके, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3 का सी. अब देखो, इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स, डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड. अच्छा, तुम लोग को इतना तो पता है ना, मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता है और इंक्लूड्स मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव डेफिनेशन. ठीक है, सो देखो, व्हेन अ वर्ड इज डिफाइंड टू मीन सच एंड सच द डेफिनेशन इज प्राइमा फेसी, मतलब कहने से वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब वो रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन हो गया. मतलब वो डेफिनेशन में जितनी चीजें लिखी, मीन्स के बाद जो कुछ भी लिखा है बस उतना ही होगा. और इंक्लूड्स मतलब क्या, उसमें और भी चीजें ऐड हो सकती है. बस इतना सा डेफिनेशन है. और उसका इन लोग ने एक एग्जाम्पल भी लिख दिया. जैसे देखो, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, वेयरएज डेफिनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर क्या बोलता है? इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. तो वो है तुम्हारा इंक्लूसिव डेफिनेशन और ये तुम्हारा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. ऐसे ऐसे क्वेश्चन 4-4 मार्क के लिए आते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? चलो अब एक और करते हैं. बोलो, डिफाइन द टर्म ऑफिशियल गैजेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट. दे आर आस्किंग द डेफिनेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट. एकदम चिंदी चिंदी चीजें हैं, बस तुम लोग को क्या करना है, याद रखना है. थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा. जनरल क्लॉजेज एक्ट. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? चलो अभी एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को मॉड्यूल पे ले जाता हूँ और वहाँ से अपन क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशंस करेंगे. सी, मैंने क्या क्या करवा दिया तुम लोग को बताता हूँ मॉड्यूल से. सबसे पहले अपन ने ये कर दिया व्हाट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट.
फिर उसका ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड इम्पोर्टेंस भी हो चुका है, एप्लीकेशन हो चुका है, ठीक है। फिर साथ ही साथ बेसिक, अच्छा ये पूरा बाकी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, ये पूरा एक बाकी है कि प्रीएम्बल क्या होता है, फिर डेफिनेशंस में वो लोग क्या बोलते हैं, मीन्स, इंक्लूड्स, ये सब अभी अपन करेंगे, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सिंपल है। शैल और मे कैसे होता है, ठीक है, रुक जाओ। See, now we are starting with some basic understanding of legislation. What do you mean by preamble? देखो, हर एक एक्ट के पास एक प्रीएम्बल होता है, मतलब वो क्या समझाता है। प्रीएम्बल हमें तीन बातें बताता है। सबसे पहला स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। मतलब जैसे इसने बोला कि बुक के पहले भी एक प्रीएम्बल रहता है, तो प्रीएम्बल क्या बताता है कि इस बुक का अल्टीमेटली पर्पस क्या है, या व्हाट इज द स्कोप, इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें कवर की गई है, तो उसको प्रीएम्बल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रीएम्बल है, ठीक है, वैसे हर एक एक्ट का एक प्रीएम्बल है, ओके। सो ये क्या है, एक मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि भैया लॉ मेकर का क्या इंटेंशन है। आर यू ऑल गेटिंग इट, ठीक है। सो प्रीएम्बल इतना ही है, तुम लोग को इतना याद रखना है। एग्जाम्पल देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का प्रीएम्बल क्या है। An act to define and amend the law relating to promissory note, bill of exchange and check। मतलब कहना है से वो तीन चीजें इंक्लूड कर रहा है, promissory note, bill of exchange और ये उसका स्कोप हो गया। ये क्या हो गया उसका स्कोप। अच्छा, वो क्या कर रहा है, डिफाइन एंड अमेंड, मतलब ये कहने से उसका पर्पस है। इस एक्ट का पर्पस क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पर्पस क्या है कि भैया सारे के सारे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल मतलब क्या, फ्रीली ट्रांसफरेबल, बराबर, उनके रिलेटेड वो लॉज बनाएगा और उसको क्या वो करेगा, अमेंड भी करेगा। इज दिस क्लियर। फिर देखो, प्रीएम्बल ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। मतलब कंपनी रिलेटेड वो क्या करेगा, सारे के सारे लॉज का कंसोलिडेशन करेगा और उसके अंदर चेंजेस लाएगा। यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्रीएम्बल, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब क्या, नॉर्मली सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में सारे के सारे डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में उन लोग ने क्या किया है, सेक्शन नंबर 3 में सारे के सारे डेफिनेशंस दिए हैं। अब देखो, द वर्ड कंपनी यूज्ड इन कंपनीज एक्ट इज डिफाइंड इन 2 clause 20, बराबर। क्या होता है 2 clause 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। इज दिस क्लियर। सो देखो, डेफिनेशंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है मीन्स और एक होता है इंक्लूड्स। मीन्स मतलब कौन सा हो गया, इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, बराबर, whereas includes is an inclusive definition। is this clear, समझ में। देखो एग्जांपल देखो, definition of a company is an exhaustive definition। क्यों, क्योंकि क्लियरली बोला है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। whereas देखो, द टर्म डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव मतलब क्या, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट having or evidencing a debt। तो ये includes वर्ड मतलब क्या होता है कि इसमें और भी हम चीजों को ऐड कर सकते हैं पीछे से। अंडरस्टूड गाइस, ठीक है। फिर शैल और मे, ये इंपॉर्टेंट है, शैल एंड मे, सुनना ध्यान से। जब वर्ड आता है शैल, तो शैल क्या होता है, कंपल्शन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, कंपल्शन। जैसे देखो इधर लिखा है ना शैल वाला, ठीक है, यहां पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया बट सुनना। द वर्ड शैल इज यूज टू रेज अ प्रिजम्पशन ऑफ समथिंग विच इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, यस और नो। वेयर एज द वर्ड मे इज यूज टू कनोट समथिंग विच इज नॉट मैंडेटरी। मतलब मे मतलब इच्छा, तुम्हारी इच्छा हुई तो यू मे कम टू माई प्लेस, ठीक है, और यू मे कम टू माई पार्टी, ठीक है। अब शाल मतलब क्या, तुमको आना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब शाल इज कंपल्शन। तो देखो, shall is what, compulsion, yes or no, whereas may is what, it is a choice, may is a choice। understood, मतलब ठीक है, तुमको एक ऑप्शन दिया है तो इट इज नॉट मैंडेटरी। अंडरस्टूड। जैसे देखो, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ये क्या हो जाता है, कंपल्शन। एंड यू मे गो टू द ICI फॉर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस। तो मे मतलब क्या, मैंने एक सजेशन दिया, एक डायरेक्शन दिया, क्या वो कंपल्शन था। मस्ट इज इक्विवेलेंट टू शैल,
बराबर, बट मस्ट तो अपने लॉ में है ही नहीं, मस्ट उन लोग ने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो देखो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि यूजेज ऑफ मे शैल बी रेड एज मे, बट समटाइम्स द मे शैल बी रेड एज शाल। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, वर्ड को मे, सपोज ऐसा लॉ में लिखा है मे, उसको कभी कभी कंपल्शन मान लेते हैं, समझ में आया, बट मैनी अ टाइम्स दे विल इंटरप्रीट एज मे ओनली। मतलब देखो इन शॉर्ट ये मे शाल क्या चल रहा है, सुनना, बोलने का मतलब क्या है, कभी कभी विशाल, सुनो ध्यान से, इन शॉर्ट अभी मैं तुम लोग को एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कभी कभी चॉइस को वो लोग कंपल्शन मानते हैं, बराबर, और कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, चॉइस को चॉइस ही रहने देते हैं। इज दिस क्लियर? तो मैंने क्या बोला, कभी कभी मे शैल बी रेड एज शाल एंड समटाइम्स मे शैल बी रेड एज मे। इज दिस क्लियर? चलो फिर देखो प्रिलिमिनरी, अच्छा इतना ही था, ये हो गया तुम्हारा, ओके। फिर देखो अपन ने प्रिलिमिनरी तो ऑलरेडी कर लिया है, डेफिनेशंस पे आते हैं। डेफिनेशन सेक्शन 3 में दिया है। सबसे पहले एक्ट का डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्ट मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और अ सिविल रॉन्ग, एक्ट विल इंक्लूड एवरीथिंग। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी को मदद किया, वो भी एक एक्ट होता है। मैंने अगर विशाल को एक थप्पड़ मारा, वो भी एक्ट होता है। मैंने उसको उसका खून कर दिया, चाकू घोंप दिया, वो भी एक्ट होता है। सो देखो अ सीरीज ऑफ एक्ट, जैसे देखो एक बार किसी को चाकू मारो या 8-10 बार मारो, खून ही किया ना, बराबर। सो सीरीज ऑफ एक्ट एंड वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन इज एक्सटेंड्स ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन, ठीक है। तो देखो एक्ट का डेफिनेशन क्या दिया, बड़ा सा डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या बोला है, एक्ट को हम ऑफेंस के हिसाब से रिलेट करते हैं। अच्छा, ऑफेंस सिविल ऑफेंस भी हो सकता है और क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ ऑफेंसेस भी इंक्लूसिव है, ठीक है। एंड साथ ही साथ वर्ड्स भी है, एंड मतलब क्या, वर्ड्स भी होना चाहिए, ठीक है, विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। जैसे देखो जो भी एक्ट किया जरूरी है कि वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नहीं ना, उसमें नेगेटिव एक्ट्स भी होता है। अच्छा, कुछ ना करना भी एक्ट होता है, बराबर। जैसे मैं तुमको बोलता हूं पढ़ाई करो, तुम नहीं करते, वो भी क्या हो गया, एक्ट हो गया, वो भी क्या हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर एक होता है एफिडेविट। एफिडेविट मतलब क्या, कंफर्मेशन देना है, अफर्मेशन देना, ठीक है। जैसे तुम लोग को पता है, तुम लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो तुम लोग एक एफिडेविट सबमिट करते हो, पता है कि नहीं पता है, ठीक है। सो उसका मतलब क्या होता है, अफर्मेशन या डिक्लेरेशन देते हो, ठीक है। तो एफिडेविट मतलब इट इज यूज फॉर अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, अंडरस्टूड, कि भाई मैं ओथ ले रहा हूँ या जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सही के सही है, ठीक है। घर की प्रॉपर्टी के लिए भी एक एफिडेविट करवाना पड़ता है, अंडरस्टूड गाइस। सेंट्रल एक्ट तुम लोग को ऑलरेडी पता है, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट को बोलते हैं सेंट्रल एक्ट, बट कहने से एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर भी सेंट्रल एक्ट होता है, जहां पर कौन, उसको गवर्नर जनरल, ठीक है। समझ में आया क्या? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बढ़िया सा डेफिनेशन दिया है, ठीक है। मतलब देखो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले गवर्नर जनरल काउंसिल जो भी बोलता था वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता था। आज कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ही बैठते हैं, ठीक है। सो ये इतना बड़ा सा तुम लोग को दिया है, दैट इज इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड इन सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ 124 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वो एक्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन दिया है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही आता है। साथ ही साथ टू द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, पता है पहले बहुत सारे प्रोविंशियल स्टेट्स थे, जैसे गोवा भी एक प्रोविंशियल स्टेट था, ठीक है। मतलब दे वर नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टेट्स, बाद में धीरे धीरे वो लोग स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए, तो वो सब कुछ इधर आ जाता है। साथ ही साथ क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट आने से पहले अपना ये था ना, गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये सब कुछ तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, इतना बड़ा डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना 3 टाइप के स्टेट्स उन लोग ने डिवाइड कर दिया है। 1950 स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक पार्ट ए स्टेट, पार्ट ए मतलब क्या, कि विच वर फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको गवर्नर कंट्रोल करता था। उसमें कौन से आते, 9 स्टेट्स आते, आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश वगैरह सब, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, ये सारे पार्ट ए वाले स्टेट्स हैं।
फिर पार्ट बी वाले स्टेट्स कौन है, जिनको राज प्रमुख कंट्रोल करता था। कौन कंट्रोल करता था, राज प्रमुख। ठीक है, राज प्रमुख किसने अपॉइंट किया रहता था, प्रेसिडेंट ने। उसमें 8 स्टेट्स आते थे, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, ठीक है, फिर मैसूर, पटियाला, ठीक है, मध्य भारत मतलब एमपी, हाँ, फिर ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ऐसे ये सारे पुराने स्टेट्स हैं। इन शॉर्ट देखो, पार्ट ए को कौन कंट्रोल करता था, गवर्नर। पार्ट ए को कौन कंट्रोल करता था, गवर्नर। पार्ट बी को कौन कंट्रोल करता था, राज प्रमुख। राज प्रमुख, अरे सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। पार्ट सी को कौन कंट्रोल करता था, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, एंड इसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी आते थे, उसको अल्टीमेटली कंट्रोल करता था चीफ कमिश्नर। ठीक है, देखो इन लोग ने क्या किया था कि सारी स्टेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट ए स्टेट्स को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नर। पार्ट बी को राज प्रमुख, पार्ट सी को कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। ठीक है, उसमें 10 स्टेट आती थी, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, ऐसे ये सारे 10 स्टेट आती थी। एंड सोल पार्ट डी टेरिटरी वॉज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसको कौन कंट्रोल करता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अंडरस्टूड। सो लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप यहाँ पर नहीं दिया है। सो अपन को क्या याद रखना है, देखो यहाँ पर पार्ट ए को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नर। पार्ट बी को कौन कंट्रोल करता है, राज प्रमुख। ये सब आएगा ना एग्जाम में, कुछ भी पूछते ही लोग, एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछ लेंगे। पार्ट सी को कौन कंट्रोल करता है, चीफ कमिश्नर, एंड पार्ट डी को लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अंडरस्टूड गाइस। फिर कमेंसमेंट, ये तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया कमेंसमेंट क्या होता है। फिर डॉक्यूमेंट, ए डॉक्यूमेंट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब क्या, डॉक्यूमेंट में सब कुछ आ जाता है, कोई भी रिटर्न चीज होती है, एक्सप्रेस्ड होती है, डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स विच इज इंटेंडेड टू बी यूज। ये देखो इधर चार्ट में अच्छे से समझा है। डॉक्यूमेंट मतलब क्या, एनी मैटर रिटर्न, जैसे तुम्हारे घर के कागजात, वो एक डॉक्यूमेंट हो गया। तुम्हारा आधार कार्ड भी डॉक्यूमेंट ही होता है, बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। ठीक है, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज और विच में बी यूज। हर जगह तुम लोग को डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, आधार कार्ड और पैन कार्ड तो हर जगह चाहिए रहता है, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। अच्छा, आधार कार्ड पैन कार्ड में क्या होता है, एक तुम्हारा वो एक प्रूफ है कि तुम इंडिया के सिटीजन हो। यस और नो गाइस, अंडरस्टूड। चलो डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद एनैक्टमेंट, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एनैक्टमेंट। एनैक्टमेंट इज अ लॉ, एनैक्टमेंट इज अ लॉ। कोई भी रेगुलेशन भी आता है उसको भी क्या बोलते हैं, एनैक्टमेंट। अच्छा, कोई भी कोड, वो भी एनैक्टमेंट होता है। इज दिस क्लियर। फिनेंशियल ईयर ऑलरेडी पता है, अपन ने इसका भी क्वेश्चन भी देख लिया। फिनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर के बीच में क्या फर्क है, वो वाला क्वेश्चन देखा। फिर गुड फेथ, व्हाट डू मीन बाय गुड फेथ, कोई भी ऐसा काम करना, ठीक है, जहां पर इंटेंशन इज नॉट मैलिशियस। क्या होता है, इंटेंशन इज नॉट मैलिशियस। देखो, a thing shall be deemed to be done in good faith where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not. Understood? ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि मैलिशियस इंटेंशन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, गुड फेथ बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट मतलब दोनों गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इज दिस क्लियर, समझा। ये सारे डेफिनेशंस नहीं आएंगे, डोंट वरी। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नहीं, हाँ बॉन्ड्स बराबर है, बट शैल मीन सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो इशू होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये आता है डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सीधा सीधा 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स दैट अराइज आउट ऑफ लैंड, मतलब कहने से एग्रीकल्चर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो फिर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बढ़ जाना। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, पेड़ पौधे सब कुछ, या उधर मेरा फार्म है तो फार्म में फार्म हाउस है, वो भी क्या हो जाएगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ लैंड। एंड परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। ठीक है, अब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन में वो 4 एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है, लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, या परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट किया इन दिस केस शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे दैट ट्रीज मस्ट बी रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों माना जाता है, क्योंकि दे आर अटैच टू द अर्थ। अंडरस्टूड। तो ट्रीज भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, क्योंकि देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन कैसा है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है,
मतलब क्या, उसमें लैंड सिर्फ अकेला नहीं आता है, बेनिफिट दैट अराइज आउट ऑफ लैंड, साथ ही साथ थिंग्स अटैच टू दी अर्थ या परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू दी अर्थ। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रीज के ऊपर जो फ्रूट्स आए वो भी तो आ गए ना एक तरह से, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये है तुम्हारा लैंड का डेफिनेशन। एक और एग्जाम्पल देखा है, देखो, राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर may come within the definition of immovable property, whereas the right to drain water is not immovable property. Water drain करना मतलब जमीन से पानी निकालना, वो थोड़ी immovable property है। Any machinery fixed to the soil, standing crops can be held as immovable property. अब मुझे एक बात बताओ, खेत में अगर wheat या sugar cane है तो वो भी तो immovable property आ गया ना। Why? Because they are attached to the land. They are attached to the land. ये as per the General Clauses Act है, ठीक है। फिर एक है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, अगर किसी को भी जेल में डाल दिया उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रिजनमेंट। अब जेल का डेफिनेशन तो तुमको ऑलरेडी पता है, जेल क्या होता है। फिर इंडियन लॉ, इंडियन लॉ मतलब क्या? इट शैल मीन एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट which is either made after the commencement of the constitution या before the commencement of the constitution, उसको क्या बोला जाएगा? इंडियन लॉ। I know this is very boring, but what can I do? Should I dance and make you guys entertain? You have to, क्या है, ठीक है? Is this clear? बस थोड़ा सा ही बचा है, अभी खत्म कर देते हैं। नहीं, रुक जा। मंथ का मतलब क्या होता है? मंथ मतलब जो मतलब 12 महीना चुप रहे। जो ब्रिटिश कैलेंडर के, सुनो, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से 30 या 31 या 28 डेज जो भी होता है उसको मंथ बोलते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सारी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल। ये तो कितना मस्त डेफिनेशन है। आगे अपन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी समझा, उसको छड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? मूवेबल। ओथ मतलब क्या? जैसे जब भी तुम कोई अफर्मेशन या डिक्लेरेशन देते हो तो तुम ओथ लेते हो, ठीक है, यस, शपथ लेना। ऑफेंस मतलब कोई भी ऐसा काम करना, ठीक है। अच्छा, वो सिविल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस मतलब क्या? जो जिसमें तुमने किसी का खून नहीं किया है, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नितेश का फोन चोरी कर लिया, वो क्या माना जाएगा? सिविल ऑफेंस, ठीक है। बट मैंने नितेश के पेट में चाकू घोंप दिया, वो क्या होएगा? क्रिमिनल ऑफेंस। इज दिस क्लियर? फिर ऑफिशियल गैजेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? बट आज तुम्हारी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ से आगे के डेफिनेशंस करके खत्म कर देंगे, ठीक है। वरना आज हो जाता अभी 5-10 मिनट में, बट ठीक है, चलेगा। जाओ, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। समझ में आया ना? मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आज सिर्फ मैंने समझाया, फिर जितने जितने इंपॉर्टेंट है अपन नोट्स में लिख देंगे, उतना ही पढ़ना है। सुनो, आज जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना उसका मतलब आंसर लिखा है तो क्वेश्चन भी लिख देना नीचे, भूल मत जाना। क्वेश्चन का फोटो लिया है तुम लोगों ने, पता नहीं लोग घर जाके भूल जाते सब चीजें। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जनरल क्लॉजेज एक्ट खत्म हो चुका है, मतलब इसमें और कुछ डेफिनेशंस बाकी है, और फिर अपन सीधा कल, मोस्टली कल ही मेरा लेक्चर होगा, वी विल स्टार्ट विद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है।